हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। राष्ट्रगान के अपमान को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरजेडी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। आरजेडी ने माफी मांगने की भी मांग की है। आज यानी 22 मार्च को मीडिया से बात करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। राजधानी पटना में आज आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें सीएम नीतीश को खलनायक बताया गया है। इसको जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश महानायक हैं, जिन्होंने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। वहीं राजद की तरफ से सीएम से इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं, कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है, आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सब घटिया बातें हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा किया। उस दौरान जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा हैं, तब भी बाढ़ में विदेश चले जाते हैं, विधानसभा के सत्र में नहीं आते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे हताश हैं। वहीं आरजेडी ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश अचेतावस्था में है। कई कार्यक्रमों व अवसरों पर उन्होंने इसका प्रमाण दिया है। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, बिहार उनसे नहीं संभल रहा है, वह अब उस स्थिति में है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल बेतिया से सांसद संजय जायसवाल ने एक बार फिर से आरजेडी और लालू यादव पर हमला बोला है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार के विकसित न होने की वजह लालू यादव की सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में 1990 से 2005 तक एक ऐसा शासन आया जिसने बिहार को 1947 की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। बिहार केवल हत्या और अपहरण के लिए ही जाना जाता था। निशाना साधते हुए जायसवाल ने कहा, बिहार के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही कि 1990 से 2005 तक एक ऐसा शासन आया जिसने बिहार को 1947 की स्थिति में पहुंचा दिया। बिहार केवल हत्या और अपहरण के लिए ही जाना जाता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के समय में बिहार पुनः वापस तरक्की के रास्ते पर है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि बिहार जल्द ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस द्वारा संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर इस राजनीति में कोई सबसे अयोग्य है तो वह तेजस्वी यादव है, जिनके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री थे और उनके पिता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। वह लड़का अगर 10वीं भी पास नहीं कर पाया है तो उससे अधिक अयोग्य कौन होगा। भारतीय रेल दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। प्रतिदिन इस पर लाखों यात्री सफर करते हैं। करीब 160 साल से भी ज्यादा का इसका अपना इतिहास है। लेकिन क्या आपको पता है रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? रेलवे के विशाल कार्यबल और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करने और ये सब कुछ सुचारू रूप से ऑपरेट होता रहे, इसके लिए रेलवे में कई लाख लोग काम करते हैं। लेकिन इसमें काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी निगरानी के लिए एक बड़ा अधिकारी होता है, जिसके मजबूत नेतृत्व में ही रेलवे अपना सारा काम सुचारू से करता है। मैं अपने इस लेख में आपको इंडियन रेलवे के सर्वोच्च पद, उसकी जिम्मेदारियों, योग्यता, चयन और सैलरी से जुड़ी जानकारी देंगे। देश के विकास में रेलवे की लंबे समय से अहम भूमिका निभा है। यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ मालों के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही आर्थिक विकास में भी इसका अहम योगदान होता है। भारतीय रेलवे देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इसका नेटवर्क देश के अंदर काफी जटिल है। रेलवे में सबसे बड़ा पद चेयरमैन का होता है। चेयरमैन के पद को रेलवे में सर्वोच्च माना जाता है। यह पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। पूरे रेलवे के नेटवर्क की देखरेख के लिए यह जिम्मेदार होता है। पिछले दिनों 9वीं और 11वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और परीक्षा सामग्री सही जगह पर न मिलने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा पदाधिकारी
डीओ अमित कुमार को दोषी मानते हुए उस पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने से संबंधित संकल्प पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक और अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने जारी संकल्प में कहा है कि अमित कुमार कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। उनके खिलाफ जो आरोप पत्र तैयार हुआ है उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं और 11वीं की गोपनीय वार्षिक सामग्री प्रश्न पत्र को सुरक्षित ढंग से नहीं रखना, प्रश्न पत्रों को विद्यालयों में ससमय वितरण करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति नहीं करना, प्रश्न पत्र का रखने के लिए पूर्व निर्धारित स्थान इंडोर स्टेडियम महेश्वरी एकेडमी कटिहार के स्थान पर विद्यालय परिसर के +2 भवन के परिसर में बिना आदेश के रखना शामिल है। ये सारे आरोप अमित कुमार के खिलाफ प्रमाणित पाए गए थे। संकल्प में यह भी कहा गया है कि विभाग अमित कुमार के खिलाफ लगे आरोपों का व्यापक जांच कराएगी। अमित कुमार के खिलाफ बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू होगी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव अनिल कुमार करेंगे। अनिल कुमार को 3 महीने के अंदर सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। बिहार आज अपनी स्थापना का 113वां साल मना रहा है। आज ही के दिन 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया। उस वक्त बिहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिस संभालना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पहले ओडिशा और फिर बंगाल को बिहार से अलग किया। कई बंटवारे का दर्द सहते हुए भी बिहार ने कभी अपना मूल स्वभाव नहीं बदला और जब देश की आजादी में बलिदान देने की बात आई तो यहाँ की धरती ने कई महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम किरदार निभाया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बिहार की धरती से कई महान शख्सियतों ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया। विद्यापति, भगवान बुद्ध और महावीर से बिहार को खास पहचान मिली है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इसके साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। बिहार की धरती से रामधारी सिंह दिनकर, बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जैसे महान कवि निकले हैं। गया में दशरथ मांझी जैसे शख्स ने जन्म लिया, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर यह संदेश दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस धरती का इतिहास अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा है। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत समृद्ध है। यहाँ की कला, साहित्य, संगीत और नृत्य शैली भारत की सांस्कृतिक धारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार की मगही, भोजपुरी और मैथिली जैसी भाषाएं साहित्यिक धरोहर के रूप में पहचान प्राप्त कर चुकी है। राजगीर, बोधगया, पटना साहिब, वैशाली और नालंदा जैसे ऐतिहासिक स्थल बिहार के गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था, बिहार का एक अनमोल धरोहर है, जो आज भी विश्व भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा बोधगया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का स्थल के रूप में बिहार का फल्गु नदी के देवघाट व सीता कुंड के बीच करीब 324 करोड़ की लागत से बने गयाजी डैम में गर्मी शुरू होने के साथ ही करीब 80% जलस्तर घट गया है। वहीं बचा पानी प्रदूषित रहने के कारण अनुपयोगी साबित हो रहा है। बरसात के बाद पितृपक्ष मेले तक बारिश के पानी से इसका जलस्तर ठीक ठाक था, लेकिन मेला समाप्ति के बाद मेंटेनेंस व रखरखाव के अभाव में गर्मी शुरू होने के साथ ही जलस्तर तेजी से गिरा है। इन दिनों पिंडदान के प्रतिदिन औसतन 10,000 तीर्थयात्री यहां आ रहे हैं। ऐसे में पानी की कमी के कारण उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इस डैम का निर्माण शुरू कराया गया था। 324 करोड़ रुपए में इस डैम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। 411 मीटर लंबा व 3 मीटर ऊंचा फल्गु नदी के सतही व उपसतही जल प्रवाह को रोककर जल का संचयन किया गया। ठहरे हुए पानी की समय समय पर सफाई के लिए 4 बोरवेल की स्थापना की गई। स्थानीय लोगों की माने तो कभी कभी केवल एक बोरवेल चालू किया जाता है। डैम का जलस्तर कम होने से पिंडदान के निमित्त आ रहे तीर्थयात्रियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
मेला क्षेत्र में देवघाट के पास केवल एक ही चापाकल रहने से अधिकतर तीर्थयात्री नदी में कुंड खोदकर पानी की अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तीर्थवृत्ति सुधारिणी सभा के अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि वैसे तो सालों भर तीर्थयात्रियों का यहां आना होता है, लेकिन पितृपक्ष व मिनी पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। चैत माह की 1 तारीख से वैशाख पूर्णिमा तक 2 माह का मिनी पितृपक्ष मेला लगा हुआ है। प्रतिदिन औसतन 10,000 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। आवासन क्षेत्र में रहने वाले तीर्थयात्रियों को तीर्थ पुरोहित से पानी की मदद मिल जाती है, लेकिन जो सीधे मेला क्षेत्र पहुंचते हैं उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गयाजी डैम के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा संबंधित विभागों के साथ 25 फरवरी 2025 को बैठक आयोजित की गई थी। गयाजी डैम को स्वच्छ व निर्मल के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित विभाग के पदाधिकारी को जरूरी निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी डीएम के निर्देश का अनुपालन नहीं हो सका है। बैठक में विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के पुरोहितों, समाज सेवी सहित अन्य पुरोहितों के साथ साथ जिला वन पदाधिकारी, नगर आयुक्त गयाजी डैम के कार्यपालक अभियंता के साथ विचार विमर्श किया गया था। बैठक में डीएम ने कहा था कि गयाजी डैम के पानी को मेंटेन रखने के लिए 4 डीप बोरिंग की गई थी। सभी बोरिंग को अगले 2 दिनों के अंदर फंक्शनल करवाते हुए चालू करवाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बोरिंग करवाने का भी सुझाव दिया था। गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा स्थिति को रिव्यू किया जा रहा है। कहीं कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण विभाग के कर्मचारियों को काम करने में दिक्कतें आ रही है। समस्या को चिन्हित कर लिया गया है। बहुत जल्द मोटर पंप चालू कर गयाजी डैम के जलस्तर को मेंटेन कर। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हुआ। विभाग ने सदन को यह भी बताया कि 2025 से 27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6,000 करोड़ की लागत से 2,500 बसावटों में कुल 5,400 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। इससे पहले ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, 2005 के पहले गांवों से सड़क संपर्क की स्थिति काफी भयावह थी। तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था। इस वजह से बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि साल 2005 में जहां 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं, वर्तमान में यह 1,17,913 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की नीतीश सरकार ने तेजी से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। बिहार की सड़कों का 83% हिस्सा ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है। विभाग की तरफ से अपनी बात रखते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मरम्मत अवधि से बाहर 13,452 सड़कों, जिसकी लंबाई 23,541 किलोमीटर है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसको लेकर 20,626 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने यानी जून तक इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक इसके सरफेस लेयर का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है। वहीं शुक्रवार को बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विपक्षी सदस्य सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल पाई। विधान परिषद की कार्यवाही भी महज 8 मिनट में स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायक सदन के बाहर पोर्टिको में धरना पर बैठ गए और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। नालंदा के पर्यटन स्थल राजगीर में हुए करोड़पति युवक की हत्या के मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने मृतक को मुखाग्नि दी, उसी ने युवक की हत्या की है, यानी मृतक का चचेरा भाई ही उसका हत्यारा निकला। हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद पूरे राजगीर में लोगों के बीच ये खबर चर्चे में है। बता दें, ये घटना 18 मार्च को हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजगीर के करोड़पतियों में शामिल है। युवक के नाम आलीशान बिल्डिंग के साथ कई जमीन और होटल हैं। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। 18 मार्च को कुएं से शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर झामकर हंगामा किया था। घटना के बाद मौके पर एसीपी भारत सोनी के साथ कई जांच एजेंसियां पहुंची थीं। मृतक की पहचान नई पोखर के रहने वाले स्वादादे विजय सिंह के इकलौते बेटे नीरज कुमार सिंह के रूप में की गई थी। कुएं से मिले युवक के शव पर
कई जख्म के निशान थे। युवक के चेहरे पर कई गोलियां मारी गई थीं। जानकारी के अनुसार मृतक एमबीए की पढ़ाई पूरी कर राजगीर में महिंद्रा कंपनी का शोरूम चलाता था। साथ ही होटल का निर्माण भी करा रहा था। इसके अलावा गांव में उसके पास 10 बीघा से अधिक खेत भी था। 30 अप्रैल को युवक की शादी होने वाली थी। उसके घर परिवार वाले शादी की तैयारी में जुटे थे। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवक का चचेरा भाई ही है। हत्या की जो वजह सामने निकल के आई है वह संपत्ति हड़पने की है, क्योंकि राजगीर में जमीन से लेकर होटल तक युवक के नाम थे। चचेरे भाई ने पहले फोन कर बुलाया और फिर हत्या कर दी। वहीं हत्या के आरोप से बचने के लिए आरोपी ने मृतक चचेरे भाई को मुखाग्नि भी दी। टेक्निकल एविडेंस पर इस हत्या का खुलासा हुआ है। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और विद्वानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही बिहार इसलिए भी मशहूर है कि हर साल यहां से कई आईएएस आईपीएस निकलते हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। इस खास अवसर पर हम आपको उन 5 शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए बिहार और देश का नाम रोशन किया है। ये शिक्षक सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। इनकी मेहनत और समर्पण ने हजारों छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाने में मदद की है। बिहार दिवस के मौके पर इन शिक्षकों को सलाम, जिन्होंने बिहार को शिक्षा की भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पुलिस की नौकरी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने पहले सुपर 30 की स्थापना में आनंद कुमार का साथ दिया, फिर खुद भी छात्रों को मुफ्त में आईआईटी की कोचिंग देने लगे। वे शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार में भी सक्रिय रहे हैं। खान सर, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कम खर्च में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी अनोखी और मनोरंजक शिक्षण शैली ने उन्हें लाखों छात्रों का चहेता बना दिया है। वे ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, जहां हजारों छात्र हर दिन उनसे पढ़ने आते हैं। गणित जे आनंद कुमार ने सुपर 30 कोचिंग की शुरुआत कर गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया। पैसे की तंगी से जूझ रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देकर उन्होंने सैकड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए। उनकी प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। बिहार के रोहतास जिले के आर.के. श्रीवास्तव, जिन्हें मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जाना जाता है, अपनी अनोखी शिक्षण शैली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को आईआईटी और एनआईटी में सफलता दिलाई है। उनकी 1 रुपये की गुरु दक्षिणा वाली परंपरा शिक्षा में समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। एच.एस.सी. वर्मा की लिखी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब भारत के हर इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की पसंदीदा पुस्तक है। वे अपनी रॉयल्टी को दान कर समाज सेवा में भी योगदान देते हैं। उनकी सरल भाषा और प्रभावी शिक्षण शैली उन्हें छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है। संवाददाता, पटना, 18 मार्च को कंकड़बाग थाने के अशोक नगर नंबर 14 बी स्थित रतन कॉम्प्लेक्स स्थित रियल एस्टेट कार्यालय में 13 बदमाशों ने 4 पिस्टलों के बल पर प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक 1 करोड़ रुपए की लूट की थी। पुलिस ने इस मामले में एक और दलाल विष्णुकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसे गुरुवार को ही उठाया था और पूछताछ में संलिप्तता सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह अशोकनगर की आरएमएस कॉलोनी का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस मास्टरमाइंड सौरभ के पिता संतोष सिंह को अथमलगोला स्थित घर से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उसके घर से तलाशी में एक पिस्टल मिली थी। इसके अलावा राज रोशन को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस को अब 10 और बदमाशों की तलाश है। शुक्रवार को सदर डीएसपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने अब तक लूट के 7,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अभियुक्त सुशांत पटेल के घर से छापेमारी में पुलिस को 3,65,000 रुपए मिले। बाकी रुपए विष्णुकांत के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि राज रोशन ने ही प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक से जगनपुरा में बिशप स्कॉट स्कूल के पीछे एक मकान की 1,75,00,000 में डीलिंग की थी और पैसे लेकर अशोकनगर रोड नंबर 14 भी बुलाया था। अभिषेक सहयोगी राजू के साथ पैसा लेकर पहुंचे तो वहां राज रोशन व नीतीश मौजूद थे। पैसों की गिनती करने के बाद राज रोशन ने किसी को कॉल किया और 5 मिनट में ही सभी बदमाश वहां पहुंच गए और पिस्टल का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। आज 22 मार्च बिहार दिवस है। आज प्रदेश की राजधानी पटना समेत अलग अलग जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस साल
बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखी गई है। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार दिवस के मौके पर जब हम प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं, तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की यह ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए ज्ञान का प्रतीक रहा है। आज बदलते बिहार के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण और उसकी पुनः स्थापना बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 5वीं शताब्दी से जुड़ा है। इस गौरवशाली विश्वविद्यालय ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान की ज्योति जलाई है, शिक्षा का प्रसार प्रचार किया है। प्राचीन काल में बिहार का यह विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों के लिए एक अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, जहां बौद्धिक बहसें, धार्मिक विचार विमर्श और वैज्ञानिक अध्ययन होते थे। कई दशकों तक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया था, लेकिन प्रदेश सरकार के अथक प्रयास ने इस धरोहर को फिर से जीवित किया है। बिहार सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए हैं। नालंदा में एक नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया है। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही नया कैंपस भी न केवल राज्य बल्कि देश और दुनिया के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान दी है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस न केवल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में अब एक बार फिर से छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। बिहार में मौसम का रुख पिछले 2 दिनों से बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग IMD ने आज भी पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है, जहां पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि बिहार का मौसम पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी सिस्टम के कारण प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे बिहार के कई इलाकों में लगातार मौसम अस्थिर बना हुआ है। हालांकि कल से बारिश और आंधी में कमी आने की संभावना है, लेकिन 24 मार्च की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में आज ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस वजह से प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं पूरे राज्य में गरज चमक के साथ तेज बारिश और वज्रपात की आशंका है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले में न निकलें और वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSIB जल्द ही बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि महज 1 से 2 दिन में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की खासियत यह है कि वह सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कराने और सबसे तेज रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र तुरंत नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस साल बिहार में 1,06,77 केंद्रों पर कुल 12,92,313 छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 6,41,847 लड़कियां और 6,50,466 लड़के थे। BSIB बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी पेपर में कम से कम 33% अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 2024 में बिहार बोर्ड इंटर के सभी स्ट्रीम में कुल पास प्रतिशत 87.21% रहा। स्ट्रीम के हिसाब से पास प्रतिशत विज्ञान में 87.80%,
कला में 86.15%, वाणिज्य में 94.88% और व्यावसायिक स्ट्रीम में 85.43% रहा। उस साल सभी स्ट्रीम में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। पहला छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.go इन पर जाएं। दूसरे होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। तीसरा रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। चौथे सबमिट पर क्लिक करें। पांचवें सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। छठा रिजल्ट। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सुबह सबसे पहले वे वीरचंद पटेल पथ पहुंचे, जहां विधायकों के लिए बन रहे फ्लैटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्य सचिव कुमार रवि समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम मोहाली पहुंचे, जहां उन्होंने सिपारा मोहाली एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से तेजी से काम पूरा करने और सड़क को जल्द चालू करने के निर्देश दिए। इस रोड से पटना के दक्षिणी इलाकों के लाखों लोगों को फायदा होगा और सिपारा से मोहाली की यात्रा महज 5 से 7 मिनट में पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का भी निरीक्षण किया, जिसे वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक मानते हैं। इस 4 लेन के निर्माण से यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि अगले कुछ महीनों में इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। इस 4 लेन के बनने के बाद नवादा से पटना का सफर महज 2 घंटे में तय कर सकेंगे। बिहार के लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी सौगात आने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अंतर्गत 2857 प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को एक सरल प्रक्रिया के तहत नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इस भर्ती के तहत चयनित प्रधानाध्यापकों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। सरकार ने उनके वेतन और अन्य भत्तों के लिए सालाना 2.25 अरब रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। यह न केवल शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस फैसले से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया जाएगा। नई नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भर्ती इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करने की सलाह दी जाती है। यह पहल बिहार के शिक्षा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है और इससे हजारों युवाओं को रोजगार का। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आज उनकी पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां वे आज शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल यात्रा करेंगे और शहर में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर युवाओं को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा के लिए जमकर तैयारी की है। इसको लेकर शुक्रवार को शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सहयोग से कन्हैया कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वह मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। आज उनकी शहर में पदयात्रा है। सुबह 8 बजे दादर कोल्हुआ से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो 0 माइल पहुंचेगी। यहां शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर इसके बाद यहां से टावर होते हुए यात्रा शहीद खुदीराम बोस के स्मारक स्थल पर पहुंचेगी। यहां भी माल्यार्पण कर कन्हैया कुमार युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी सियासी दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन में कांग्रेस भी अपने हिस्से की तैयारी जुट गया है। 16 मार्च से कांग्रेस की यह पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा शुरू हुई है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से यह यात्रा शुरू की गई है। कन्हैया कुमार ने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से पलायन रोको
नौकरी 2 यात्रा की शुरुआत की।